इंट्रोडक्शन पढ़ा था एवोल्यूशन का। तो एवोल्यूशन में मैंने बताया था इट इज़ अ ग्रेजुअल परमानेंट चेंज जो कि जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में होता है। एवोल्यूशन का लिटरल मीनिंग जो है ना वो चेंज है। एवोल्यूशन का लिटरल मीनिंग क्या है? चेंज है। यहाँ इसको बोलते हैं वेरिएशंस, जो कहाँ पे होती हैं? विच अकर्स इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बात तो हमने कल की थी कि एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जब वेरिएशन आएगा, ये चेंजेस आएंगी, उसकी वजह से एवोल्यूशन होगा, एक नई स्पीशीज़ का वजूद होगा। क्लियर ये चीज़? अब इसके पीछे, एवोल्यूशन के पीछे व्हाट आर द रीजंस फॉर वेरिएशंस? इस वेरिएशंस या इन चेंजेस के पीछे कौन कौन रीज़न थे जिनकी वजह से एवोल्यूशन होगा? एवोल्यूशन का मतलब क्या है? एवोल्यूशन का सिंपली मतलब है कि एक स्पीशीज़ का नया करैक्टर एवोल्व होना, उससे हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब ये एवोल्यूशन होगा कैसे? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस की वजह से एवोल्यूशन होता है। यानी कि जैसे कि सबसे पहला रीज़न आता है इसमें, सबसे पहला रीज़न आता है म्यूटेशन। क्या आता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन को कहा जाता है इट इज़ द अल्टीमेट काज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है ना? सबसे पहला रीज़न क्या होगा? म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होगा। दूसरा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि जब रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन से भी वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशंस जब छोटी छोटी वेरिएशंस एक्युमुलेट होती हैं, और ये छोटी वेरिएशन एक्युमुलेट होने के बाद एक बड़ी चेंज लाते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है ना? तो पहला रीज़न है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होता है। और इसमें दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में ब्रैकेट में लिखोगे आप रिकॉम्बिनेशन। तो दूसरा रीज़न आता है इसमें रिकॉम्बिनेशन। ठीक है? दूसरा रीज़न आता है इसमें दैट इज़, दूसरा रीज़न है दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। जो थर्ड रीज़न है वो है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेसिक प्लेट। मेटाफेस स्टेज लिखो आप या मेटाफेसिक प्लेट लिखो कि एक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे अरेंज होता है मेटाफेसिक प्लेट में? क्या क्रोमोसोम की प्रॉपर अलाइनमेंट है? क्या क्रोमोसोम सेंट्रियोल के साथ अटैच है? क्या क्रोमोसोम में प्रॉपर डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है? क्या प्रॉपर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है? अगर हो रहा है तो म्यूटेशन नहीं होगा। अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया उससे म्यूटेशन होगा। और हमने पढ़ा था जैसे बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, है ना, क्री टू कैट सिंड्रोम। इन सारे सिंड्रोम की वजह से ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है वो क्यों? क्योंकि प्रॉपरली क्रोमोसोम जो है उसमें क्रॉस ओवर नहीं होता था। वहाँ पे जो लिंक्ड जीन है, जितना लिंकेज होगा उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा, जितने दूर दूर जीन होंगे उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, पास पास जीन होंगे कम क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है, लिंकेज के चांसेस ज़्यादा है। तो इससे भी म्यूटेशन, इससे भी चेंज होने की संभावना है। अगर चेंज हुआ, ये चेंज एक्युमुलेट हुआ, तो इससे भी नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है ना? फोर्थ रीज़न आता है इसमें दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने बखूबी पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे गैमिट्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं इन F2 जनरेशंस। तो गैमिट के पास संभावना है कि वो कैसे असॉर्ट होंगे?
है ना। अगर इसमें भी थोड़ा सा चेंज आ गया तो इससे भी म्यूटेशन होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद फिफ्थ रीज़न जो है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक मतलब जीन और ड्रिफ्ट का मतलब टूटना। ड्रिफ्ट का मतलब टूटना। इसमें हम पढ़ेंगे सीवाल राइट इफेक्ट, ये आपके सिलेबस में भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी म्यूटेशन होता है और ये किसी भी स्टेज में आ सकता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो है दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी चेंज आता है, ठीक है ना। ये किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, एट एनी स्टेज, इट अकर्स एट एनी स्टेज। ये किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, ठीक है ना। इनकी जो है बिकॉज इट्स पोजीशन इज़ नॉट फिक्स्ड, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है, ये किसी भी स्टेज में आ सकते हैं। ये है 6 मेन रीजंस जिनकी वजह से एलील फ्रिक्वेंसी, जीन फ्रिक्वेंसी, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है और ये चेंज एक्युमुलेट होता है और एवोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। समझ आइए आपको यहाँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अब, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। देखो अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जनरली हम इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एवोल्यूशन की 2 मेन टाइप्स हैं। एवोल्यूशन की 2 मेन टाइप्स हैं। वन इज़ नॉन एज माइक्रो एवोल्यूशन, जब छोटे लेवल का एवोल्यूशन होगा, और ये एक्युमुलेट होके बनेगा मैक्रो एवोल्यूशन। तो 2 तरीके का एवोल्यूशन है, वन इज़ नोन एज माइक्रो एवोल्यूशन एंड अदर इज़ नोन एज मैक्रो एवोल्यूशन। अब सबसे पहले अगर हम माइक्रो एवोल्यूशन की बात करेंगे तो माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब क्या होगा। व्हेन, इसमें एक पॉइंट लिखो, व्हेन चेंजेस ऑकर एट फॉलोइंग लेवल। जब चेंजेस किस किस लेवल पे होंगी, जब चेंज एलील पे होगा, एलील से जीन पे होगा, जीन से क्रोमोसोम पे होगा, क्रोमोसोम से सेल में होगा, सेल से टिश्यू में होगा, टिश्यू से ऑर्गन में होगा, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म में होगा और ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन में होगा। जब, इधर सुनो, जब एवोल्यूशन, कंसंट्रेट करिए, जब एवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल तक होगा या बिलो द पॉपुलेशन लेवल होगा, ऐसे एवोल्यूशन को हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है ना। जब एलील में चेंज आएगा, जीन में चेंज आएगा, क्रोमोसोम में चेंज आएगा, सेल में चेंज आएगा, टिश्यू में चेंज आएगा, ऑर्गन में चेंज आएगा, ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगा, और यू कैन से दैट एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जब चेंज आएगा वो चेंज माइक्रो एवोल्यूशन कहलाता है। उस चेंज को क्या बोलेंगे, माइक्रो एवोल्यूशन। तो मैक्रो एवोल्यूशन क्या हो गया, व्हेन चेंजेस अकर एट फॉलोइंग लेवल। जब चेंज स्पीशीज लेवल पे आएगा, जब चेंज स्पीशीज लेवल पे आएगा, जब चेंज जीनस लेवल पे आएगा, जब चेंज फैमिली लेवल पे आएगा, जब चेंज ऑर्डर लेवल पे आएगा, जब चेंज क्लास लेवल पे आएगा, जब चेंज फाइलम लेवल पे आएगा, जब इस लेवल तक चेंज आएगा या डिवीजन लेवल तक आएगा, ऐसी चेंज को कहा जाता है मैक्रो एवोल्यूशन। यानी कि अगर दोनों को क्लासीफाई करें, माइक्रो एवोल्यूशन स्मॉलर टर्म है, मैक्रो एवोल्यूशन थोड़ी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना। एलील, जीन, क्रोमोसोम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल तक अगर चेंज आ रहा है तो वो है हमारा माइक्रो एवोल्यूशन। जब स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम लेवल पे चेंज आ रहा है, ऐसे चेंज को हम कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। क्या कहते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन।
तो ये हो गया। तो एक साइड आप लिखो अब इसमें डिफरेंस वन, पहले लिखो नंबर 1 पे माइक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन, और एक साइड लिखो मैक्रो एवोल्यूशन। अब देखो, जब चेंज एट और बिलो द लेवल ऑफ पॉपुलेशन होगा, ऐसे एवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो एवोल्यूशन। जब चेंज डिवीजन, एट डिवीजन या बिलो द लेवल ऑफ डिवीजन या एट स्पीशीज और अबव द लेवल ऑफ स्पीशीज होगा, ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे? मैक्रो एवोल्यूशन। डेफिनेशन हो गई आपके सामने, ठीक है ना? तो लिखो माइक्रो एवोल्यूशन में लिखो व्हेन चेंजेस अकर एट, माइक्रो एवोल्यूशन में लिखो व्हेन चेंजेस अकर एट, व्हेन चेंजेस ऑकर एट ओब्लिक करके बिलो द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, बिलो द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड मैक्रो एवोल्यूशन। बिलो द लेवल ऑफ पॉपुलेशन कामा कॉल्ड माइक्रो एवोल्यूशन, इसे माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। अब मैक्रो एवोल्यूशन में लिखो व्हेन चेंजेस अकर एट, when changes occur at or above the level of species, at or above the level of species, called macroevolution, called macroevolution। अब देखिए, अब मुझे बताओ, सुनो इधर, अगर एलील में चेंज आ रहा है, जीन पे चेंज आ रहा है, क्रोमोसोम पे चेंज आ रहा है, इससे ऑर्गेनिज्म चेंज थोड़ी होगा, इससे ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं होगा। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का केस है, क्या ऑर्गेनिज्म चेंज हुआ? नहीं हुआ। यानी कि जो माइक्रो एवोल्यूशन है, इस माइक्रो एवोल्यूशन से ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। देखो ये पॉइंट अंडर सच, किसमें? माइक्रो एवोल्यूशन में लिखो, माइक्रो में, under such changes species do not change, under such changes species do not change, under such changes species do not change। माइक्रो एवोल्यूशन में लिखो under such changes a species may change, under such changes a species may change, under such changes a species may change। This is all about micro evolution and macro evolution। अब सुनो, माइक्रो एवोल्यूशन में क्या पढ़ना है आपने और मैक्रो एवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, ठीक है? तो माइक्रो एवोल्यूशन में आप पढ़ोगे, लिखो इसमें, हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। इन माइक्रो एवोल्यूशन वी स्टडी, इन माइक्रो एवोल्यूशन वी स्टडी, in micro evolution we study Hardy, H-A-R-D-Y, Hardy, W-E-I-N, Weinberg साथ में लिखना, W-E-I-N-B-E-R-G, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ भी लिख सकते हो आप। दूसरा लिखो इसमें सीवाल-राइट इफेक्ट, S-E-W-A-L-L, S-E-W-A-L-L, सीवाल-राइट, R-I-G-H-T, सीवाल-राइट इफेक्ट, सीवाल-राइट इफेक्ट, और करके इसी में लिखो, और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है? इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी पढ़ते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपने 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, ठीक है ना? वो पढ़ेंगे आप, एक को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेरिमेंट, दूसरा माइग्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना? ये दोनों पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक आपने माइक्रो एवोल्यूशन में पढ़ने हैं। अब जो मैक्रो एवोल्यूशन है, मैक्रो एवोल्यूशन में क्या पढ़ोगे आप? पढ़ो, इन मैक्रो एवोल्यूशन वी स्टडी, इन मैक्रो एवोल्यूशन वी स्टडी about
नंबर 1 लमार्किज्म, LAMARKISM, लमार्किज्म। दूसरा डार्विनिज्म, उसके बाद एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, उसके बाद थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम बॉडी लेवल की चेंजेस को पढ़ेंगे। ठीक है ना। ठीक, अब थोड़ी सी डेफिनेशन, एवोल्यूशन की डेफिनेशन लिख लो जो कल मैंने लिखाई थी इनको। अब तो एवोल्यूशन समझ में आया होगा कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो कल हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें लमार्किज्म। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने उसको पढ़ना है। लमार्क ने बताया था कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, अगर हम किसी ऑर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें अडाप्टेशन ज़्यादा होती है तो वही करेक्टर आगे फॉरवर्ड होगा। ये लमार्क का उसका अजम्पशन था, ये बाद में ये फेल हो गया है ना। उसने बताया था अगर कोई मस्कुलर बॉडी है तो वो मस्कुलर बॉडी उसके ऑफस्प्रिंग में भी होगी। अगर किसी को स्कार है, निशान है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जिराफ ने जो है अपनी नेक का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसकी नेक जो है वो ज़्यादा लॉन्ग है। ये किसका, लमार्क के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये हमने कल डिस्कस करना है। तो पहला एवोल्यूशनरिस्ट कौन है जिसने एवोल्यूशन पे काम किया, वो लमार्क है। हाँ, वो लमार्क है। कौन है? लमार्क, जीन बैप्टिस्ट लमार्क। मैं लिखाऊंगा पूरा नाम। अब लिखो एवोल्यूशन की डेफिनेशन, ऊपर ही लिख लो एवोल्यूशन के ऊपर। देखो इसमें एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल, ऊपर लिखो, ऊपर से, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल, GRADUAL, ग्रेजुअल कामा परमानेंट changes in the genome of an organism, in the genome, GENOME, in the genome of an organism, which occurs on the basis of present day conditions। ठीक है ना। अब देखो अगर हमारे जीन में कोई चेंज आ रहा है वो हम में थोड़ी दिखेगी, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगी। ठीक है ना। और ये जो चेंज है ये बेनिफिशियल होती है नेक्स्ट जनरेशन के। ज़्यादातर यही देखने को मिला है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ये बेनिफिशियल होती है, ना कि एंसेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होती है। अगर अभी इन्वायरमेंटल कंडीशन एडवर्स हो जाएंगे हम तो टॉलरेट कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जीन में भी चेंज आएगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है उस एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर पाएंगे। समझ आए आप? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरी द चेंजेस। इसी में लिखो अ लिविंग, छोटा छोटा लिखना, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरी द चेंजेस, a living organism may carry the changes but remains unaware of it। है ना, हमें थोड़ी पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में कोई चेंज आ रही है, but remains unaware of it। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when such changes are passed into next generation, when such changes are passed into next generation, when such changes are passed into next generation, comma, it may be possible that generations get benefit but not the ancestors, समझा इस पॉइंट की? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।